स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। जिस पार्टी में डिसिप्लिन इतनी ज़्यादा है कि वहां पर बिना बीजेपी हाईकमान के सिग्नल के एक पत्ता तक नहीं हिलता, उस पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में इस समय फ्री फॉर ऑल चल रहा है। यानी कि जिस भी विधायक, जिस भी नेता का जो भी मन हो रहा है वो हार के कारणों की समीक्षा कर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सरकार में, उन्होंने तो ये कह दिया कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, बाकायदा इसके बावजूद कि वो खुद सरकार में हैं। पूर्व मंत्री मोती सिंह, उन्होंने कहा कि सरकार में तो अद्भुत भ्रष्टाचार चल रहा है, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक हर काम के लिए रिश्वत लेता है और योगी के नेतृत्व में तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। और एक के बाद एक विधायक, एमएलसी ज़्यादातर योगी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं हार का, कुछ लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो यानी कि सरकार बनाम जो संगठन की जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश में वो खुलकर सामने आ गई है। अब सवाल ये है कि ये पूरी लड़ाई प्रधानमंत्री के कमरे तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बीजेपी के स्टेट इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा है। तो सवाल यह है कि अब यूपी की जो कहानी, जो जिस तरह का सिरफुटौल चल रहा है, जिस तरह का वहां पे मतभेद, जिस तरह की इनफाइटिंग चल रही है, वो किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। क्या योगी का सर कलम कर दिया जाएगा? क्या योगी को हटा दिया जाएगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य यूपी के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? या फिर केशव प्रसाद मौर्य की अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होगी? या फिर केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, जो कि मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब काफी सालों से देख रहे हैं, वो दिल्ली आ जाएंगे? तो ये सारे सवाल जनता के दिमाग में हैं और जो यूपी की राजनीति को देखते हैं उन सब के दिमाग में है। तो प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और बीजेपी के मचे गदर की। अब यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो पूरी बीजेपी है, उस समय जो पूरी कला है, जो इनफाइटिंग है, उसके चार किरदार हैं। पहले जो किरदार हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके जिम्मे उत्तर प्रदेश की इकाई और उत्तर प्रदेश सरकार का जिम्मा है और जो कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लीड कर रहे थे। तो इसलिए अगर वैसे देखा जाए तो हार के लिए जिम्मेदार में जो पहले किरदार हैं वो योगी आदित्यनाथ, उनकी प्रशासन, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सही मैसेजिंग नहीं पहुंचा पाए, टिकटों में अगर सही सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये सारे फैक्टर के जो केंद्र बिंदु में योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। दूसरे जो इसमें किरदार हैं वो बीजेपी का संगठन है। बीजेपी का संगठन जो है वो सही मैसेजिंग जनता तक नहीं पहुंचा पाया, सही आउटरीच नहीं कर पाया, वो कैंडिडेट के सिलेक्शन में उससे लापरवाही हुई। और इस कहानी के जो तीसरे किरदार हैं वो अमित शाह यानी कि गृह मंत्री हैं। अमित शाह इसलिए क्योंकि जो यूपी में टिकटों का सारा जो बंटवारा हुआ वो सब अमित शाह के जिम्मे था। अमित शाह ने उस पर सारा डिसीजन लिया और लोग यहाँ तक कहते हैं कि जो टिकट जो बांटे गए उसमें योगी और जो लोकल लीडरशिप की जो बातें थी उसको अनदेखा करके जो सिटिंग एमपी थे उनके टिकटों को अमित शाह ने बरकरार रखा। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो हार के लिए जो असली जिम्मेदार हैं वो अमित शाह को होना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है, अब उसके बाद दो सवाल हैं जो सबके जेहन में है कि क्या योगी हटेंगे, क्या योगी रहेंगे और केशव मौर्य का क्या होगा, और बीजेपी के लिए किस तरह से यूपी का जो रास्ता है वो किस तरह से आने वाले दिनों में मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या योगी को हटाना संभव है? देखिए, योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि योगी आदित्यनाथ एक नाथ संप्रदाय के गोरखपुर का जो मठ है उसके भी प्रमुख हैं और जो हिंदुओं में एक कहें कि जो हिंदू धर्म है उसके प्रमुख मठ के वो एक प्रमुख संत भी के तौर पे भी उस गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं। वैसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ न केवल हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है, जो आरएसएस इतने सालों से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के राज्यों में जिस कास्ट जो फॉल्ट लाइन है, जो जातियां हैं, जो बैकवर्ड क्लास की जो जातियां हैं, जो अलग अलग जातियों में विभाजित हैं, जो ओबीसी एससी में विभाजित हैं, उन सबको एसिमुलेट करके हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है, यानी सारी जातियां अपनी जो आइडेंटिटी है, जो अपनी कास्ट आइडेंटिटी है, उसको भूल करके वो हिंदुत्व के ब्रॉड एजेंडे पर वो इकट्ठे हों, इसके लिए आरएसएस इतने सालों में ये अपना प्रोजेक्ट चलाता रहा है। और उसी कड़ी में राम मंदिर का उद्घाटन होना, बनारस में काशी मंदिर का रिनोवेशन होना, या फिर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब इलाहाबाद में जाकर दलित कार्यकर्ता के उन्होंने पैर को गंगा जल से धोया था, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट और सारा जो बीजेपी ने इन्वेस्टमेंट किया उत्तर प्रदेश में, वो इसलिए कि जो बैकवर्ड जातियां हैं, जो बैकवर्ड और जो दलित जातियां हैं, जो इससे पहले अलग अलग पार्टियों में डिवाइड रहती थी, उन्हें वोट करती थी, दलित जो थे बीएसपी को वोट
वोट करते थे, जो बैकवर्ड जातियां थी वो मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी को वोट करते थे, तो वो सारी जातियां कास्ट लाइन से ऊपर उठकर वो हिंदुत्व के फ्रेम में, हिंदुत्व के एजेंडे पर आकर वो बीजेपी को वोट करें। और इसके लिए आरएसएस और बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की। और अगर आप देखें कि 2013 में जब अमित शाह बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए और यूपी का इंचार्ज उन्हें दिया गया, उस समय से उन्होंने जो ओबीसी जातियां हैं, जो डोमिनेंट कास्ट की जातियां नहीं हैं ओबीसी में, यादव को छोड़ दिया जाए तो कुर्मी से लेकर सैनी के बीच में किस तरह से गोलबंदी की जा सके, किस तरह से उन्हें हिंदुत्व के एजेंडे पर लाया जा सके, इसके लिए मेहनत की। और उसके बाद से 2014 से देखिए 2022 तक, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी को आश्चर्यजनक सफलता मिलती रहती है। बीजेपी 2017 में विधानसभा चुनाव में जीतती है प्रचंड बहुमत के साथ में, उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतती है। पहली बार जो झटका लगा है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा है, यानी कि बीजेपी का जो हिंदुत्व का जो फ्रेमवर्क था वो 2024 के चुनाव में वो कास्ट जो फॉल्ट लाइन थी उससे टूट गई। अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इसमें सफलता पाई कि जो जातियां हैं वो जातियों के आधार पर जातियों के नुमाइंदे को, जातियों के नेता को वोट करें। जो सैनी है, जो मौर्य है, जो कुशवाहा है, वो अपनी अपनी कास्ट आइडेंटिटी पर वोट करे। और इसलिए इस चुनाव में बीजेपी को आश्चर्यजनक सफलता नहीं मिली, यानी कि बीजेपी की जो सीटों की संख्या थी वो घटकर 62 से 33 पे आ गई। तो अब बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय उत्तर प्रदेश में है कि अगर वो योगी आदित्यनाथ को हटाती है तो बीजेपी का सारा जो मैथ्स है, सारा जो किया काम है, जो हिंदुत्व आइडेंटिटी का जो प्रोजेक्ट है, जो आरएसएस और बीजेपी ने पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में इकट्ठा किया है, चलाया है, जिससे बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है, वो कहीं ना कहीं दरक जाएगा, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि हिंदुत्व आइडेंटिटी और हिंदुत्व हृदय सम्राट के रूप में योगी आदित्यनाथ ने अपनी आइडेंटिटी बनाई है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर की लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ ने हासिल की है तो वो हिंदुओं के बड़े हृदय सम्राट बनकर उभरे हैं। वैसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ को हटाया जाना बीजेपी के लिए एक बड़ा डिजास्टर होगा, क्योंकि वो उनका सारा जो हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है वो कमजोर हो जाएगा, जो कि ना आरएसएस चाहता है और ना बीजेपी अपने लॉन्ग टर्म के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए उत्तर प्रदेश में चाहेगी। क्योंकि अगले 2.5 साल 3 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और अगर चुनाव कास्ट आइडेंटिटी पे होंगे तो बीजेपी के लिए फिर उस इलेक्शन को जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ को हटाना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्की अफेयर हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ नहीं हटेंगे तो केशव मौर्य का क्या होगा, जो अपनी एम्बिशन को पाले हुए हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को यह लगता है कि जब 2017 में जब बीजेपी सत्ता में 14 सालों के वनवास के बाद यूपी में लौटी थी तो उसके असली जो हीरो थे, यानी कि उस बारात के दुल्हा तो केशव प्रसाद मौर्य थे, क्योंकि वो उस समय बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट थे। उन्होंने पूरा चुनाव लड़ाया। अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट, केशव मौर्य की मेहनत के कारण बीजेपी वहां पर सत्ता में आई। ये अलग बात है कि उन्हें सत्ता का दाम नहीं मिला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। तो केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई और इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि बैकवर्ड लीडर होने के कारण, यूपी में बीजेपी को सत्ता के मुहाने तक पहुंचाने के कारण उनका यह क्लेम बनता है कि वो मुख्यमंत्री बने। और इसलिए जब तक योगी आदित्यनाथ मजबूत रहे, केशव प्रसाद मौर्य को एक तरह से थक हार कर उनके नीचे काम करना पड़ा। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ कमजोर हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लोकसभा की सीटें कम हो गई है, तो केशव प्रसाद मौर्य इस सुनहरे मौके को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को क्यों खोना चाहेंगे। लेकिन सवाल अब बीजेपी हाईकमान के सामने है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने है। अगर वो ये योगी आदित्यनाथ को हटाते हैं तो उनका सारा जो हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव जो होंगे वो कास्ट लाइन पे होंगे, जिसमें अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं बैकवर्ड क्लास और दलितों का वोट लेकर एक एज बनाते हुए दिख रहे हैं और जिस तरह से कास्ट सेंसस की वो बार बार मांग करते रहे हैं। तो वैसी स्थिति में हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को कमजोर करने का मतलब बीजेपी को पुराने, यानी कि 2014 से पहले जिस तरह से चुनाव लड़े जाते थे उस फार्मूले पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही रिस्की अफेयर है। दूसरा कि अगर वो केशव प्रसाद मौर्य को कंपनसेट नहीं करते हैं जो अपना दाम इस समय मांग रहे हैं, तो वैसी स्थिति में बैकवर्ड क्लास का एक बड़ा लीडर, बैकवर्ड क्लास की ढेर सारी जातियों जो शिफ्ट हो गई है बीजेपी से समाजवादी पार्टी में, वो कहीं ना कहीं एलिनेटेड महसूस करेगी। तो इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को भी कंपनसेट करना पड़ेगा। अब वो किस रूप में कंपनसेट होगा? अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो योगी के लिए अलग चैलेंजर हो जाएंगे। अगर वो
कैबिनेट में भी उनको ज़्यादा पोर्टफोलियो मिल जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये फार्मूला है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को होम मिनिस्ट्री दे दी जाए तो वो नरोत्तम मिश्रा की तरह, वो जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा शिवराज सिंह चौहान के लिए चैलेंजर हो गए थे, उसी तरह से केशव मौर्य हमेशा योगी आदित्यनाथ की नाक में या उनके नकेल कसते रहेंगे। तो सवाल यह है कि अब केशव मौर्य को किस तरह से कंपेंसेट किया जाए। क्या उन्हें केंद्र में ऑर्गेनाइजेशन में जगह दी जाए, सरकार में जगह दी जाए, या फिर जो जिस तरह से उनका पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री था जो जितिन प्रसाद को दे दिया गया था वो वापस उन्हें मिल जाएगा। ये दूसरा सवाल है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को दोनों को कैसे वहां पे बैलेंस किया जाए। लेकिन इन सब सारी कहानी में जो तीसरे किरदार हैं गृहमंत्री अमित शाह। चूंकि अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान सारी टिकटें बांटी थी, तो ढेर सारे यूपी के नेताओं का यह कहना है कि योगी के ऊपर ठीकरा फोड़ना गलत होगा, क्योंकि टिकटें तो अमित शाह ने बांटी थी। तो वैसी स्थिति में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक ये भी चैलेंज है कि अपने सबसे बड़े विश्वस्त जो उनके सहयोगी अमित शाह हैं, उनको भी कैसे एक तरह से बैलेंस करें, उन्हें उन आरोपों से बचाए जो बीजेपी के नेता दबी जुबान में अमित शाह के ऊपर लगा रहे हैं, ताकि हार का ठिकरा उनके ऊपर न फूट जाए। तो इसलिए अमित शाह को भी बचाते हुए, केशव मौर्य को भी बैलेंस करते हुए, और योगी आदित्यनाथ भी यूपी में बीजेपी के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर रहें, ये तीन नेताओं के बीच में रीबैलेंसिंग करना इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चैलेंज है, जो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री इसको सुलझाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने एक और बड़ी दिक्कत है कि आने वाले दिनों में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। और अगर 3 राज्यों में बीजेपी की स्थिति कमजोर होती है, चूंकि बीजेपी का जो हाईकमान है वो इस समय ऐसे ही एक कमजोर स्थिति में है, क्योंकि वो लोकसभा की सीटें उसकी कम हो गई है, उसका जो मैंडेट है या फिर जो इकबाल है वो कम हुआ है, और इस स्थिति में अभी योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे तो ये एक बहुत ही खराब मैसेज आएगा। और अगर 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के बाद अगर बीजेपी को इन तीनों राज्यों में सफलता मिल जाती है, तो बीजेपी के पास उसका जो इकबाल है वो बढ़ जाएगा, और वैसी स्थिति में बीजेपी ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा धैर्य के साथ में एक डिसीजन लेने की स्थिति में होगी कि क्या उत्तर प्रदेश का करना है 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।